हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम सभी लोग जो TRE 3.0 का पेपर कैंसिल हो गया था, उसी पर क्वेश्चन आंसर सीरीज में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कैंसिल पेपर जो हुआ था उसी पर ही आधारित क्वेश्चंस जो आए थे ऑफिशियल एग्जाम में, उसी से रिलेटेड है। इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये पार्ट 1 है। पहले हम TRE 1, 2, 3 करवा चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा होगा वो सभी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि स्किल टेक चैनल पर उपलब्ध है। और हाँ, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है उसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे कि पेपर में कैसे, किस अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच जो होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आते हुए प्रश्न भी एग्जाम हॉल में गलत हो जाते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पहले प्रश्न में दिया गया है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसी संविधान निर्मात्री सभा के किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया। किस समिति द्वारा पूछा गया इसमें। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। प्रारूप समिति द्वारा किया गया था, यह भी सही है। नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा राजभाषा हिंदी भारत की संघ भाषा होगी, ऐसा बोला गया था। संविधान सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, यह भी बोला गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य संदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल जनित रोग, वायु जनित रोग तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। हेपेटाइटिस ए रोग, यह एक रोग है जैसा कि प्रश्न में दिया ही गया है। तो खाद्य संदूषण से होता है हेपेटाइटिस ए, ये बात एकदम ठीक लिखा गया है। जल जनित रोग है, यह भी बात ठीक लिखा गया है। वायु जनित रोग है, यह बात गलत लिखा गया है इसमें। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे, लिखा गया है, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियंस दोनों किताब है। इसमें ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियंस दोनों किताब के बारे में बोला गया। तो भाला फेंकने के बारे में तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जैन जेलेंजनी, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन जेलेजनी जो हैं ये विदेशी खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ये अपने देश के खिलाड़ी हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के प्लेयर हैं, यह भी विदेशी खिलाड़ी हैं। तो इसमें दोनों किताब के बारे में पूछा गया है, तो दोनों किताब सिर्फ दो ही लोगों के पास इसमें है। एक इसमें जैन जेलेजनी के पास है और दूसरा जो है नीरज चोपड़ा। इन दोनों लोगों के पास ही ये दोनों किताब उपलब्ध हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नीरज चोपड़ा और जैन जेलेंजनी। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। बस इतनी सी जानकारी से आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने
7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा इसी दिन फेंके थे, तो इसलिए इस दिन गोल्ड जीते थे ना, गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दिवस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में पूछा गया और मौन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दूसरा ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो सामुदायिक विकास से संबंधित कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि जैविक ऑक्सीजन मांग BOD उच्च मात्रा इंगित करती है। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं। जल अधिक प्रदूषित है, जल कम प्रदूषित है, जल में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। BOD जो होता है वो जल की शुद्धता से संबंधित है। BOD अगर अधिक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में लिख देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल अधिक प्रदूषित है, जैविक ऑक्सीजन की मांग उच्च मात्रा, इसको भी ध्यान रखेंगे जो प्रश्न में बोला गया उच्च मात्रा। तो जल अधिक प्रदूषित है, यह बात ठीक लिखा गया है इसमें। जल कम प्रदूषित है, एक गलत बात लिखा गया है। जल में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, यह भी ठीक बात लिखा गया है। सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, सूक्ष्म जीवों की वजह से, यानी जल ज्यादा प्रदूषित है, जल ज्यादा प्रदूषित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है? नहीं पूछा गया इसमें, अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये गलत हो जाता है। हाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्द्रता पहला ऑप्शन दिया गया है, जंतु दूसरा ऑप्शन है, उन्नतांश तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अजैविक कारक। अजैविक कारक जो जीव जिसमें जान नहीं है, अजैविक कारक हो गए, या जीव जिसमें जैविक तत्व विद्यमान नहीं है, वह अजैविक कारक है। तो जंतु जैविक कारक के अंतर्गत आता है। आर्द्रता यह अजैविक है, अजैविक है। उन्नतांश यह भी अजैविक है, जंतु जैविक है। तो अजैविक नहीं पूछा है, ये दोनों तो अजैविक है, तो नहीं वाले में तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जैविक है। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था।
एक समिति बनी होगी जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चौहान समिति पहला ऑप्शन है, हर्षद मेहता समिति दूसरा ऑप्शन है, मुदालियर समिति तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा चौहान समिति। मुदालियर समिति शिक्षा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ की गई थी? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 2008, 2011, 2014, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सौर ऊर्जा सिंचाई योजना और बिहार में स्टार्ट किया गया था और वर्ष इसका पूछा जा रहा है। तो या तो 2008 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन यह असफल रहा था, असफल रहा था क्योंकि पंपी सेट बांटे गए थे उसमें, जो कि सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त नहीं साबित हुई। क्योंकि छोटे छोटे पंपी सेट दिए गए थे और उसमें क्या था कि सिंचाई ज़्यादा क्षेत्र एरिया करने रहता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था और पानी भी कम निकलता था इससे, तो इसलिए ये सफल नहीं हुआ था योजना। 2008 में स्टार्ट कर दी थी बिहार गवर्नमेंट ने, सौर ऊर्जा से चलती थी पंपी सेट, सौर ऊर्जा से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तारों का टिमटिमाना। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं वातावरणीय प्रवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल से प्रदूषित जल में मछलियों की मृत्यु होती है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, रोगजनकों के द्वारा, गलफड़ों के बंद होने से, ऑक्सीजन की कमी से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मल से प्रदूषित जल में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, उसी को पूछा है। तो जिस जल में मल से प्रदूषण होगा वहां रोगजनक भी अधिक होंगे, गलफड़े बंद होना स्वाभाविक है मछलियों का, ऑक्सीजन की कमी होना भी स्वाभाविक है, इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अतः राइट जवाब इसका यही उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उदासीनी प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया संभावना, बी पाटन, जल अपघटन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम पूछ रहा है इसमें। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया तभी होगी जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा। विपाटन कोई मतलब नहीं है, संभावन भी कोई मतलब नहीं है, गलत दिया गया इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, गलत बात लिखा गया। सदैव वास्तविक होगा, यह भी गलत है। सदैव आभासी होगा, यह भी गलत बात है इसमें। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यही राइट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या करती है? लुईस की अभिधारणा। तो इसमें दिया गया है क्षार पहला ऑप्शन है, लवण दूसरा ऑप्शन है, प्रोटोनिक अम्ल तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। क्षार, लवण, प्रोटोनिक अम्ल। लुईस ने तीनों के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। लुईस की कॉन्सेप्ट, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा एक से अधिक। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन से यहाँ दिया गया है, द्वितीयक पूछ रहा है। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दूसरा पहला ऑप्शन दिया गया है, HF दूसरा ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक है कार्बन डाइऑक्साइड, HF भी प्राथमिक ही है, भी प्राथमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राथमिक है। जो द्वितीयक के एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप ओजोन रख सकते हैं, PAN, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। HF ये डायरेक्ट निकलता है, एल्युमिनियम की फैक्ट्रियां जहाँ लगी हैं वहाँ HF बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। द्वितीयक पूछा है, द्वितीयक में तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता दिए हैं, और ये सब तीनों यहाँ प्राथमिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी पोर्सिलेन के मग में चाय पीना सुविधाजनक है, क्योंकि? तो स्टील का गिलास और चीनी मिट्टी, जिसको पोर्सिलेन बोला जाता है, और चाय पीना सुविधाजनक बोला गया है इसमें। ऑप्शन से यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। चीनी मिट्टी के मग में हैंडल होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी होती है, तीसरा ऑप्शन है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक होता है, चीनी मिट्टी के मग में हैंडल होता है। तो हैंडल का कोई मतलब नहीं है, वो स्टील के गिलास में भी लगा हो सकता है और चीनी मिट्टी में तो लगा ही होता है। पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडा हो जाएगी, ये तो एकदम बकवास बात लिखा गया इसमें। उपरोक्त पोर्सिलेन ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक है, इसीलिए तो चाय पीना सुविधाजनक है, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हो ही नहीं पाता है इसमें, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी के बर्तन में, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? ऑप्शन दिया गया 5 लाख पहला है, 10 लाख दूसरा ऑप्शन है, 20 लाख तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश प्रोत्साहन? इसमें 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब फैक्ट है, इसे तो याद करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया। अटल भूजल योजना, ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 2025 तक पहला ऑप्शन है, 2027 तक दूसरा ऑप्शन है, 2030 तक तीसरा ऑप्शन है, 2035 तक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 2027 तक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
और हाँ, इसमें जो है केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार की, जो कि भारत के हिंदी भाषी राज्यों हिंदी भाषी राज्य ज्यादातर शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग डीएनए और आरएनए से आप सभी लोग परिचित होंगे, प्रोटीन की सूचना देने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है दिया है क्रोमोसोम पहला ऑप्शन है, आरएनए दूसरा ऑप्शन दिया गया, जीन तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जीन। और इसी जीन से जो होता है आनुवांशिकता का भी निर्धारण होता है। आनुवांशिकता का निर्धारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? एम्फोटेरिक अणु, ऑप्शंस दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, जल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी यहाँ इंग्लिश वर्ड लिख दिया गया है, एम्फोटेरिक को हिंदीकरण कर दिया गया है उसको, और इसका हिंदी में नाम उभयधर्मी है। उभयधर्मी। अब आप सभी लोग इस प्रश्न को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश नाम नेम दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश नेम है। उभयधर्मी ऑक्साइड जल, ये तो बहुत फेमस है। मौलिक अम्ल होगा नहीं, एसिटिक अम्ल भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, ये यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शंस यहाँ देखते हैं, गैल्वेनोमीटर दिया है, जनित्र दिया है, अमीटर दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जनित्र, इसी को जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर। यहाँ कोई मतलब नहीं है। धारा की पहचान गैल्वेनोमीटर से भी कर सकते हैं, अमीटर से भी। इस प्रश्न का राइट जवाब एक से अधिक होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया? तंजानिया में, करंट का प्रश्न है लेकिन ये प्रासंगिक है, करंट से संबंधित प्रश्न। यहाँ ऑप्शन दिया है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तंजानिया में अपना जो कैंपस खोलेगा वो आईआईटी मद्रास खोलेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईआईटी में ज़्यादातर टेक्निकल से ही संबंधित पढ़ाई होती है, लेकिन आजकल तो साइंस के अलावा भी वहाँ आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया जा रहा है, सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया यहाँ पर, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य? ऑप्शन यहाँ दिया 44% पहला ऑप्शन है, 30% दूसरा ऑप्शन, 50% तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कृषि क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का जो है 50% है। ऑप्शन 3 में दिया गया 50%। ये डाटा आपको याद रखना पड़ता है करंट पढ़ते समय,
या फिर कृषि वाला चैप्टर पढ़ते समय यदि मिल गया तो याद है तो ठीक है, नहीं तो गलत भी हो सकता है अगर याद नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अठारह सौ बत्तीस 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस दिया गया: नारायण राव, सिद्धू और कान्हू, देजे नारायण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई। कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत से संबंधित है। सिद्धू कान्हू बहुत लोग मार सकते हैं लेकिन ऐसे संबंधित नहीं है। नारायण राव भी नहीं है, दोजे नारायण भी नहीं है। इस पर कराड़ी व उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये विद्रोह छोटे नागपुर के जनजाति समूह ने किया था। समुदाय ने किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है: 1967 सर्वेक्षण विभाग, 1767 दूसरा ऑप्शन, 1867 तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि कोई रोग गैर मानव जंतु से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि कोई रोग गैर मानव जंतु से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिया गया: पशुजन्य रोग, संक्रामक रोग, जन्मजात रोग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जंतु से मानव में तो पशुजन्य रोग हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत हो सकता है। संक्रामक रोग कोई मतलब ही नहीं, जन्मजात रोग ये भी कोई मतलब नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया: बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में संपादक तो वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किए थे। इसे शुरू करने वाले ही, लेकिन संपादन का कार्य अरविंद घोष ने किया था। संपादक। इस प्रश्न का राइट जवाब अरविंद घोष ही सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित? फ्रेंच स्कूल पहला ऑप्शन दिया है, जर्मन स्कूल दूसरा ऑप्शन दिया गया, ब्रिटिश स्कूल तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जर्मन स्कूल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इस प्रश्न में दिया गया है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण जहाँ पर होगा सर्वाधिक वहाँ पत्तियों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, पत्तियों पर। इस प्रश्न का राइट जवाब तीसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटना कॉलेज की कब स्थापित हुआ। पटना कॉलेज यहाँ दिया गया है। ऑप्शन है 1861, 1863, 1865, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पटना कॉलेज पूछा गया इसमें। आज का ये लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस के कैसे करना है एग्जाम हॉल में, इसका अप्रोच भी पता लग रहा होगा कि कम से कम जानकारी में एक क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से टिक किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी होगा तो ऑप्शंस बहुत अच्छे से टिक किया जा सकता है, लेकिन कम जानकारी रहने पर भी बहुत से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों में 61, 63 और 65, तो इस प्रश्न का राइट जवाब 63 सही है। अंग्रेजों ने ही किया था पटना कॉलेज की स्थापना, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ, जिन भी लोगों ने TRE 1, TRE 2 हुआ, TRE 3 का जो लास्ट पेपर हुआ था, ये तो कैंसिल वाला पेपर मैं खुद ही करवा रहा हूँ। इसको जाकर इसी चैनल पर स्किल टेक पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इसमें जो TRE 1 में 2 पेपर हुए थे, एक बॉयज़ का हुआ था और दूसरा गर्ल्स का हुआ था। तो बॉयज़ वाला भी हमने करवा दिया है सब प्रश्न, और गर्ल्स वाला भी करवा दिया है। इस सब क्वेश्चंस ऑफिशियल पेपर्स के ही हैं, ऑफिशियल पेपर। कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, किस अप्रोच से सॉल्व करना है, कम से कम जानकारी में सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम इन वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं। एक बार अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ज़रूर ही इसका बेनिफिट होगा। व्याख्या भी किया गया है जहाँ ज़रूरत है, लेकिन हर जगह व्याख्या करना कोई मतलब नहीं निकलता है इसमें, क्योंकि अप्रोच हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सही करना है कम जानकारी में। तो चलिए फिर कल एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।